हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, वैदिक काल संपूर्ण विश्लेषण पार्ट नंबर 2, इसमें के सारा वैदिक काल ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले एक वीडियो बनाया था वैदिक काल संपूर्ण विश्लेषण पार्ट नंबर 1। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसमें कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के कार्यकाल की, कि उस दौरान क्या घटित हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या श्रेष्ठ था, क्या जीवन था, कैसी कैसी संरचनाएं उस काल के अंतर्गत मिली, इन सभी का हम इस वीडियो के अंतर्गत वर्णन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल की जो भी 1 नंबर वीडियो है, वह उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई क्वेरी है तो चैनल पर कमेंट कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वैदिक चरण के बाद यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बाद, वैदिक चरण के बाद 1000 से 500 ईसा पूर्व का ये कार्यकाल जिसका हमें वर्णन करना है। तो वैदिक काल के बाद एक का इतिहास मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जो कि ऋग्वेद आधार पर संकलित है। आगे इसमें चलते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ में ऑप्शन है वेद संहिता। वेद संहिता में आपका वेद आते हैं सोमवेद। तो ऋग्वेद से लिए गए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक, यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। अगला आपका आता है यजुर्वेद। इस पुस्तक में यज्ञ संबंधी कर्मकांड और नियम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इस पुस्तक में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र शामिल हैं। तो दोस्तों, इससे अब देखिए एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न बनते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो वह सोमवेद होता है। अगला आपका बनता है यज्ञ संबंधी कर्मकांड किस वेद में देखने को मिलते हैं। तो यज्ञ संबंधी कर्मकांड यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। अगला आपका आता है बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र शामिल हैं, यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें रोगों के निवारण को शामिल किया गया है। तो वह अथर्ववेद है, जिसमें रोगों के निवारण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट बी है ब्राह्मण। तो सभी वेदों के व्याख्यात्मक भाग होते हैं। बलिदान और अनुष्ठान की भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद का यहाँ देखेंगे तो ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण 10 मंडल यानी किताबें 10 हैं में विभाजित 10-28 स्रोत शामिल हैं। यह पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें मंडल क्या क्या हैं देखते हैं। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबंधित है। आगे आपका आता है 10वां मंडल पुरुषा सूक्ता से संबंधित है। अगला है ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद में आपका ये अगला है यजुर्वेद शतापथ और तैत्तिरीय। नेक्स्ट है सोमवेद में पंचविशा, चांदोग्य, शतविंश और जैमिन्या। अगला है अथर्ववेद में गौपाथा। ये सारे के सारे जो दे रखे हैं ये ब्राह्मणों के वर्गीकरण दे रखे हैं। अब इससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। स्रोत कितने हैं। तो 10-28 स्रोत शामिल हैं। गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है। तो तृतीय मंडल में मिलता है। आपका ये
आंसर होंगे। नेक्स्ट आपका आता है अरण्यकश। ब्राह्मणों से संबंधों को समाप्त करते हुए तपस्वियों तथा वनों में रहने वाले छात्रों के लिए मुख्यतः लिखी गई पुस्तक को अरण्यकश भी बोला जाता है। तो क्या है अरण्यकश? एक पुस्तक है जिसमें ब्राह्मणों से संबंधों को समाप्त करते हुए तपस्वियों तथा वनों में रहने वाले छात्रों के लिए मुख्यतः लिखी गई पुस्तक है। अगला है उपनिषद। उपनिषद में क्या है? वैदिक काल के अंत में प्रदर्शित होने पर उन्होंने अनुष्ठानों की विलोचना की और सही विश्वास और ज्ञान का प्रकाश डाला। जैसे सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य क्या है? बाद में वैदिक युग के बाद बहुत सारे वैदिक साहित्य विकसित किए गए जो संहिताओं से प्रेरित थे, जो स्मृति साहित्य का पालन करते हैं, जो श्रुति शब्द की ओर मूल परंपरा के ग्रंथों में लिखा गया था। स्मृति परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथों को निम्न भागों में विभाजित किया गया था। अब देखिए किन किन भागों में स्मृति परंपराओं को विभाजित किया गया है। ए आता है आपका वेदांग। तो शिक्षा, स्वर और विज्ञान इसमें विभाजित किया गया। कल्पसूत्र, रमस, रिवाज ये कल्पसूत्र है, और कल्पसूत्र में सुलवा सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र यह 3 और आते हैं। अगला है आपका व्याकरण, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। अगला है निरूक्ता, तो शब्द साधन कहते हैं। अगला है छंद, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है आपका ज्योतिष, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब आती हैं आगे स्मृतियां, जो कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्मृतियां आईं। तो मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायना स्मृति। कुल 6 स्मृतियां उत्तर वैदिक काल में, जिसका कार्यकाल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, में 6 स्मृतियों का वर्णन किया गया। आते हैं महाकाव्य। उत्तर वैदिक काल में जो महाकाव्य थे वह रामायण था और महाभारत, दोनों महाकाव्य थे। आगे आता है पुराण। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो 18 महापुराण हैं, जिनमें ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, शैव और वैष्णव जैसे विशिष्ट देवताओं के कार्यों को समर्पित हैं। इसमें भागवत पुराण, मृतस्य पुराण और गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। यानी जो 18 पुराण हैं उनमें ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, शैव और वैष्णव, शैव से शिव जी, वैष्णव से विष्णु जी जैसे विशिष्ट देवताओं के कार्यों को समर्पित किया गया है, जिसमें भागवत पुराण, मृतस्य पुराण, गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। तो ये आपका पॉइंट एक नोट है, यह बहुत बार पूछा जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला है 18 उप पुराण। इनके बारे में कम जानकारी मिली। तो 18 पुराण मिले और 18 उप पुराण मिले। जो 18 उप पुराण थे उनके बारे में जानकारियां कम मिली। अब आते हैं आपके उपवेद। उपवेद में आयुर्वेदा, गंधर्व वेद, अथर्ववेद, अर्थवेद और धनुर्वेद आपके 4 उपवेद आते हैं। आयुर्वेद आपका दवा से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत से संबंधित है, अर्थवेद आपका विश्वकर्मा जी से संबंधित है और धनुर्वेद तीरंदाजी से संबंधित है, जिसमें के अलग अलग उपवेदों के नाम से ही प्रत्यक्ष हो रहा है कि यह किससे संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शाद दर्शन या भारतीय दार्शनिक विद्यालय। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांता दर्शन, कुल 6 शाद दर्शन भारतीय दार्शनिक विद्यालय में समर्पित हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल के हैं।
अगला आता है आपका PGW, लोहा चरण संस्कृति और बाद में वैदिक अर्थव्यवस्था। तो गंगा में संस्कृति का केंद्र होने के साथ ही पूरे भारत, उत्तर भारत में अपना प्रसार किया। 1000 ईसा पूर्व से धारवाड़, गंधार और बलूचिस्तान क्षेत्र में लौह अवयवों का प्रकटन, लोहे को श्यामा या कृष्ण आयस के रूप में जाना गया था और शिकार में, जंगलों को साफ करने आदि में इस्तेमाल किया गया था। आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कि लोहे को श्यामा या कृष्ण आयस के रूप में जाना गया था। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर्य जो थे उन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया, और कहा भी गया है कि जंगलों को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया गया था। यह आर्यों का प्रदेश है जहाँ पर आर्य आए। पिक थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये जितना भी आपको यह एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आर्यों का घिरा हुआ है, जो कि अभी बाकी बचा हुआ है। आगे चलते हैं प्रादेशिक भाव। तो प्रादेशिक भाग में आर्यवर्त, उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मध्य देश, मध्य भारत और दक्षिणापाह, दक्षिण भारत, यानी कि भारत का प्रादेशिक जो विभाग था उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत तीनों थे। अगला पॉइंट है चरवाहों से जीविका के प्रमुख स्रोत का संक्रमण, व्यवस्थित और आसीन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर का संक्रमण। चावल यानी वीहरी कहते थे जब, जौ, गेहूं और दाल मुख्य उपज थे। नेक्स्ट पॉइंट है कला और शिल्प। कला और शिल्प से संबंधित लोहे पर कॉपर के उपयोग के साथ सुधार हुआ। बुनाई, चमड़े के काम, मिट्टी के बर्तन और बढ़ई के काम ने भी बड़ी प्रगति की। नेक्स्ट है कस्बों या नगरों की वृद्धि होने लगी, लेकिन बाद में वैदिक चरण एक शहरी चरण में विकसित नहीं हुआ। कौशाम्बी और हस्तिनापुर को प्रोटो शहरी साइट्स कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था कौशाम्बी और हस्तिनापुर को? प्रोटो शहरी साइट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में शहरों की ओर लोग आकृष्ट नहीं हुए, उन्होंने ग्रामीण जीवन ही अच्छी तरह से व्यतीत किया। अगला है वैदिक ग्रंथों में समुद्र और सागर यात्राओं का उल्लेख भी किया गया है। आगे आता है आपका राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संगठन में सभा आती है। लोकप्रिय असेंबलियों ने अपना महत्व खो दिया। सभा और समिति का चरित्र बदल गया और यह विधा गायब हो गई। अमीर रईसों और प्रमुखों ने इन विधानसभाओं पर हावी होना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो असेंबलियां थीं, लोकप्रिय असेंबलियां जैसे सभा, समिति और विधा, ये विधानसभाएं पूर्ण रूप से गायब होने लगीं और इन पर रईसों यानी जो अमीर होते हैं उन्होंने हावी होना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है इन विधानसभाओं में अब महिलाओं की उपस्थिति की अनुमति नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे उनके महत्व को खो दिया। तो ऋग्वैदिक काल में सभाओं में महिलाएं उपस्थित होती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका यह महत्व खो चुका था। नेक्स्ट है बड़े राज्यों का गठन। राजाओं को शक्तिशाली और आदिवासी प्राधिकरण बनाने के लिए प्रादेशिक बन गया। राष्ट्र इस बात का संकेत करता है कि इस चरण में राज्य पहले दर्शित था। तो पहले इसमें दर्शित होते थे राज्य, लेकिन बाद में नहीं हो पाए। नेक्स्ट है हालांकि मुख्य चुनाव की आवश्यकता खत्म हो गई, यह पद आनुवंशिक हो गए, लेकिन भरत युद्ध दिखाता है कि किंग्स पैथ का कोई रिश्तेदारी नहीं है।
नेक्स्ट है, राजा अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो वर्णन किया गया है, अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ वैदिक काल से ही हुआ, उत्तर वैदिक काल से। एक ऐसे क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण जिसमें शाही घोड़ा बिना किसी बाधा के दौड़ आए। दूसरा है वाजपेय यज्ञ जिसमें रथ दौड़ आए। तीसरा है सर्वोच्च शक्तियां प्रदान करने के लिए राजसूया बलिदान। आगे आता है आपका संग्रहित्री, कर और दान इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया एक अधिकारी को संग्रहित्री कहा जाता था। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि इस चरण में राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं थी और युद्ध के समय में जनजातीय इकाइयां जुटाई जाती थीं। अगला आपका पॉइंट बनता है सामाजिक संगठन। अब किस तरह का सामाजिक संगठन था? तो चतुर्थ वर्ण प्रणाली धीरे धीरे ब्राह्मणों की बढ़ती शक्ति के कारण विकसित हुई, क्योंकि बलिदान कर्मकांड अधिक सामान्य हो रहे थे। लेकिन अब भी वर्ण प्रणाली बहुत प्रगति नहीं कर पाई थी। अगला पॉइंट है, वैश्य ही सामान्य लोग थे जिन्होंने दान अर्पित किया, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों से एकत्र हुए धन पर रहते थे। तीन वर्ण उपानाना के लिए हकदार थे और गायत्री मंत्र का पाठ था जो शूद्र से वंचित था। यानी कि गायत्री मंत्र का पाठ शूद्र जो थे उन्हें नहीं करने दिया जाता था। नेक्स्ट है, गोत्र तब शुरू हुआ जब गोत्र एग्जैगमी का अभ्यास शुरू हुआ। अगला आपका आता है आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अच्छी तरह से स्थापित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका भगवान अनुष्ठान और दर्शन। भगवान अनुष्ठान और दर्शन में क्या क्या था? ब्राह्मणवादी प्रभाव का पंथ बढ़ती रस्में और बलिदान के साथ विकसित हुआ। इंद्र और अग्नि ने उनके महत्व को खो दिया, जबकि प्रजापति ने रुद्र और विष्णु के साथ महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिया। अगला है मूर्ति पूजा होने लगी। तो मूर्ति पूजा आज का प्रचलन नहीं है, ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। अगला पॉइंट है, लोगों ने भौतिक कारणों के लिए भगवान की पूजा की। बलिदानों के साथ बलिदान के अनुष्ठानों और सूत्रों के साथ बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अतिथि को गोधना या जिसे मवेशियों को से खिलाया गया था के रूप में जाना जाने लगा। यानी अतिथि को गोधना या जिसे मवेशियों को खिलाया गया था के रूप में जाना जाने लगा। ब्राह्मण ने अपने दान के उपहारों के रूप में प्रदेशों, भूमि के साथ सोने, कपड़े और घोड़ों की मांग की। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, के महत्वपूर्ण बिंदु थे। दोस्तों, एक बार इसमें स्टार्टिंग से चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 से 500 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन सा है? तो यहाँ 600 आएगा, 500 नहीं आएगा। दूसरा है वेद संहिता। वेद संहिता में कौन कौन से वेद आपके आए? सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताया सोमवेद संगीत का वेद, यजुर्वेद कर्म कांडों का वेद, अथर्ववेद रोगों के निवारण संबंधी था। अब ऋग्वेद में क्या क्या है? ऑप्शन ये है 10 मंडल, 10-28 स्रोत मिलते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद है। 10वें मंडल में पुरुषा सूक्ता से संबंधित है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री के लिए समर्पित था। नेक्स्ट आपका आता है अरण्यक। जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो आपको पढ़ना है
उपनिषद में क्या है, तो ये आपका मेन पॉइंट है, इसको ना भूलें। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगला आता है वेदांग। वेदांग में आपका कल्प सूत्र, तो सोल्व सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, व्याकरण को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनु स्मृति, यह महत्वपूर्ण स्मृति है, यह कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है। पुराण आते हैं, तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 पुराणों की संख्या होती है। और उपवेद आते हैं आपके, तो आयुर्वेदा, गंधर्व वेद, अर्थवेद और धनुर्वेद। धनुर से धनुष, अर्थ से विश्वकर्मा जी और गंधर्व से संगीत और आयुर्वेद से दवा। अब आते हैं दर्शन, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांता दर्शन। इन दर्शनों के लिए हम आगे एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें सभी दर्शन को वर्णन किया जाएगा कि सांख्य दर्शन इसको किसने स्थापित किया, योग दर्शन को किसने स्थापित किया, सब कुछ उस वीडियो में लाया जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसका अगला है कि आर्यों ने लोहे को उपयोग में लाया जंगलों की सफाई के लिए। आगे है इनका प्रादेशिक विभाग कितना था, तो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत। चरवाहा, कौन कौन सी फसलें थीं, चावल, जौ, गेहूं, दाल। शिल्प कला में बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन। और कस्बों और नगरों में दो, कौशाम्बी और हस्तिनापुर को प्रोटो शहरी साइट्स कहा गया और इसमें समुद्र और सागर यात्राओं का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संगठन इतना नहीं है। अब आता है आपका ये अश्वमेध यज्ञ जो होते थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और सर्वोच्च शक्तियां प्रदान करने वाले राजसूय यज्ञ। संग्रहित्री किसे कहा जाता था, तो ये एक दान इकट्ठा करने वाले अधिकारी को संग्रहित्री कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई भी अगर प्रश्न आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आशा करता हूँ कि इस जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उससे इतर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।